हाँ चलिए अगले टॉपिक पे आए हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कशन कर लिया, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या, उसको मेंटेन करने के लिए, हमको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमने वो भी पढ़ लिया। उसके अलावा क्या उसके शॉर्टकमिंग है, कैसे हम एक्शन प्लान बना सकते हैं, किसको हमने एड्रेस करना है, किस एज ग्रुप को एड्रेस करना है, कैसे एड्रेस करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयर कराने के लिए, इसकी बात कर ली, और कैसे उसको हमने अचीव करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो प्लान तो बना लिया, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर ली कि प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के, उनकी वहाँ ड्यूटी होनी चाहिए, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद प्रोफेशनल असिस्टेंस। प्रोफेशनल असिस्टेंस इज मस्ट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रूरल एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज वहां पहुंची, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हुए, तो हल्का फुल्का डिसएडवांटेज भी हुआ। डिसएडवांटेज इन द सेंस, डिसएडवांटेज प्रॉपर टर्म तो नहीं है, हम कह सकते हैं कि चीजें ठीक तरह लोग देख नहीं पाए, कर नहीं पाए, या कहिए तो हुआ क्या, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होने से, टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, तो रेट ऑफ मोर्टिलिटी कम हो गई है, मैटरनल मोर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी। अब ये हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हम ये नहीं करना चाहते थे, हम करना चाहते थे, ये तो हम करना ही चाहते थे, लेकिन इससे क्या हुआ है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ, एकदम से पॉपुलेशन जनसंख्या में एकदम से वृद्धि हुई, ये उसका कहिए साइड इफेक्ट हुआ। हालांकि हमारा एम तो वही है कि हम बेटर फैसिलिटीज देना चाहते हैं, दी मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होने से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुआ, मातृ मृत्यु दर कम हुआ। पहले क्या होता था कि रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो अक्सर लेडी जो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन अक्सर वो डेथ हो जाती थी उसकी। लेकिन अब फैसिलिटीज बेटर होने से, बेटर होने से, प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर बेटर होने से इसमें मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है, उसी तरह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हुआ। तो मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होने के अलावा बेटर मेडिकल टेक्निक्स जो हैं उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, ओवरऑल जीवन के जो हमारे एवरेज ईयर्स हैं वो बढ़े हैं। तो उससे क्या हुआ है, उससे पॉपुलेशन बर्स्ट एकदम से हुआ, पॉपुलेशन एकदम तेजी से बढ़ी है। अब उसके लिए अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो आप कहेंगे जी प्रूफ क्या है, आजकल आपको पता है हर चीज का एविडेंस मांगा जाता है, प्रूफ क्या है। प्रूफ हमारे पास कुछ डाटा है जो इसको सजेस्ट करते हैं, डाटा एनालिसिस से समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे देखें हम, वर्ल्ड की पॉपुलेशन नियर अबाउट 2 बिलियन थी एट द टाइम ऑफ इन द ईयर ऑफ 1900, 1900 के दशक में, 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब 200 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 2000 आते तक 6 बिलियन हो गई, 600 करोड़ हो गए। तो 200 करोड़ से 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये इंक्रीज हुआ है। और ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हम लोग इंडिया की देखें तो इंडिया में 1947 में जो पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 350 मिलियन थी, मतलब 350 मिलियन बोले तो 35 करोड़ थे हम लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमको इंडिपेंडेंस मिली है एट द टाइम ऑफ इंडिया की मैंने पॉपुलेशन डाटा लिखा है, ये मैंने वर्ल्ड का पॉपुलेशन डाटा लिखा है, बाकी एनसीईआरटी की है उसी का बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए इस पर ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया कि क्या लिखा है। जो चीज बाहर की कुछ होती है उसको मैं फोकस कर देता हूँ कि ये आप लोग देख लो, वो तो एनसीईआरटी में लिखा ही है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम स्वतंत्र हुए हैं तब इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 350 मिलियन, इट मीन्स 35 करोड़, हम लोग वी वर 35 करोड़ एट दैट टाइम, जो बढ़ते 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 2000 तक आते आते नियर अबाउट 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन हो गई, नियर अबाउट 100 करोड़ हम लोग हो गए। तो 100 करोड़ और इधर से 600 करोड़, इसका मतलब हर छठा भारतीय था, विश्व में हर छठा आदमी भारतीय था। तो ये अपने आप में गर्व करने की बात है? नहीं, गर्व करने की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत रचनात्मक योगदान दिया नहीं, लेकिन हम लोग इंडियंस बहुत आगे रहे इस काम में और योगदान देते रहे। तो आज की तारीख में सीन ये है कि हर छठा इस ब्रह्मांड पे मौजूद, इस धरती पे मौजूद हर छठा इंसान भारतीय है। ठीक, तो 2000 तक आते आते 1 बिलियन हो गए, 2011 तक आते नियर अबाउट 1.2 बिलियन हो गए। अभी हम लोग समझते हैं कि वी आर नियर अबाउट 1.3 या 1.35 बिलियन, जो भी हो, एक्चुअल डाटा तो नहीं है, लेकिन अपने मोदी जी कहते हैं कि हम 133 करोड़ हो
2019 में उन्होंने एक अपने भाषण में ये बात बोली थी कि वी आर नाउ 133 करोड़। तो यही है डाटा अगर देखा जाए ऑफिशियल डाटा, और जब तक मेरी को लगता है अनऑफिशियल में कि हम लोग 133 करोड़ से ऐसा फील आता है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन। खैर छोड़िए वो बातें यहाँ क्या डिस्कस करनी, हम लोग अपने एनसीईआरटी पे आते हैं और आप लोग इसी पे फोकस करें जो हमारा मेन काम है। तो ये सीन है आज की तारीख में। इसका मतलब जो जन्म दर थी बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा थी। पहले वाली एनसीईआरटी में 1.7% उसने रेट ऑफ इंक्रीज बताया। आज की तारीख में जो नई एनसीईआरटी आई है उसने 2.0% इंक्रीज बताया। ये ग्रोथ रेट ये है 2.0। 2.0 का मतलब है हर 100 पे 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब 1000 पे 20 बढ़ रहा है। 2.0 ग्रोथ रेट का मतलब है कि हर 100 इंडियन पे हर साल 2 इंडियंस का इंक्रीज हो जाता है। और इस हिसाब से 1000 पे कितना हो जाएगा, 20 इंडियंस का इंक्रीज हो जाएगा 1000 के में, और 10,000 पे 200 बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बोलना ये अपने आप में एक फिनोमिनल रेट है, बहुत तेज रेट है जिससे बढ़ने का। और नियर अबाउट हम लोग पहले वाली एनसीईआरटी में दे रखा था, जो ओल्ड एडिशन था, आज की तारीख में नए एडिशन में उसने उसको मेंशन नहीं किया है। पहले वाले ओल्ड एडिशन में उसने मेंशन किया कि नियर अबाउट इट विल टेक 33 ईयर्स टू गेट डबल, कि 33 साल में अगर हम लोग इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो हम दुगने हो जाएंगे। हालांकि आपकी नई एनसीईआरटी में उसने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वहां पे ग्रोथ रेट बढ़ा दी है, 1.7 से 2.0 कर दी है। तो उससे आप समझ लीजिए उस रेट से बढ़ेंगे तो लगभग 30 साल या 31 साल यही आ जाएगा लगभग। तो एक मन में आइडिया रखिएगा आप, क्योंकि इस बार डाटा उसने रिवील नहीं किया है, तो ये मन में रखना। अब ये सारी दिक्कतें हैं, और इन सारी दिक्कतों से भाई ह्यूमन पॉपुलेशन को हम दिक्कत क्यों मान रहे हैं? अब ये होता कि पॉपुलेशन बर्स्ट हम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? बढ़ने दें, क्यों बढ़ने दें, ये तो देन है, बढ़ने दो भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारे रिसोर्सेस जो है, वो रिसोर्सेस लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या? संसाधन। संसाधन क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए 3 बेसिक एमिनिटीज चाहिए, फूड, शेल्टर, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, और हम लोग को ह्यूमन बींग्स के केस में क्लोथिंग भी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि हम लोग कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, हम लोग को क्लोथिंग भी चाहिए। खैर क्लोथिंग एक बार को ना हो तो एक बार को तो फिर भी, लेकिन फूड और शेल्टर तो चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है। इससे क्या से स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से क्या होगा? सैटर्न उसमें सर्वाइव ले जाएंगे, जंग छिड़ जाएगी। जंग किस चीज की? जो संसाधन है उसको यूज करने की। जो भोजन के संसाधन है, सीमित संसाधन है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सीमित है, तो एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम उसमें एग्रीकल्चर करते हैं कन्वेंशनल रूप से, तो जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, वो लिमिटेड है। फूड ग्रेन्स लिमिटेड है, फूड ग्रेन्स लिमिटेड है। आज हम 135 करोड़ को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, कल को हमें अगर 270 करोड़ को आज से 30 साल बाद भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरफ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। हमारा खुद ही हम लोग लड़ मर के ठप के खत्म हो जाएंगे। तो वो नौबत ना आए, इसलिए जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल की। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए अवेयर करा रही है। RCH में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में हम लोग ये भी करा रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं जो मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल्स हैं, या जो मैरिज कर चुके हैं, या जो हमारे कहिए कि टीनेजर हैं, प्रोबेबल हस्बैंड वाइफ है, हम उनको, और जो हस्बैंड वाइफ है उनको हम लोग उनको अवेयर करा रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, या इन अदर वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स से हम बोले, हाउ टू कंट्रोल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। फैमिली को प्लानिंग कैसे करनी है, तो क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, क्या क्या रिसोर्सेज है, किन किन चीज़ों से हम ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में उसको हम समझाएं, बताएं, और उसको हेल्प करें ऑप्ट करने में बेस्ट पॉसिबल मेथड। जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है, जो उपलब्ध है, जो हमारे पास ऑप्शन है, उसको हम लोग चूज करें और फैमिली प्लान करें। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाते हैं। दीज मेजर्स आर कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्शन इसका टर्म है। कॉन्ट्रासेप्शन इज द प्रोसेस कह लीजिए, या कॉन्ट्रासेप्शन इज द टर्म यूज टू रिफ्यूज द कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन को रिफ्यूज करना, कॉन्सेप्शन को अवॉइड करना। कॉन्सेप्शन का मीन है गर्भ धारण करना। लेडी गर्भ धारण ना करे, कॉन्सेप्शन ना हो, उसके लिए जो मेजर्स हैं वो मेजर्स कहला रहे हैं, वो तरीके कहला रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन।
और जो चीज उपलब्ध है, जो डिवाइस उपलब्ध है, वो डिवाइस कहलाएगी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव दो टर्म है। कॉन्ट्रासेप्शन है प्रोसेस टू अवॉइड द कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन को अवॉइड करना, वो प्रोसेस, वो तरीका। और उसके लिए जो लोग यूज कर रहे हैं, जो तरीके हम लोग यूज कर रहे हैं, वो कहलाएंगे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अगला हेडिंग हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव का ही है। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव ही पढ़ेंगे। तो पहले ये समझना कि कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत क्यों। कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत है टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन या फैमिली प्लानिंग करना। तो उसके लिए आपने अवेयर कराया, एलिजिबल ग्रुप को आपने अवेयर कराया कि भाई इससे अनकंट्रोल बर्थ से ये दिक्कत है, लार्ज नंबर ऑफ फैमिली साइज से ये दिक्कत है, आपको इकोनॉमिकली हर्ट हो सकते हो क्योंकि उतना ही खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। हम दो हमारे दो, ये कह के गवर्नमेंट ने एक जागरूकता अभियान चलाया था और उस पर उन्होंने बड़ा फोकस किया। और आज की तारीख में तो वन चाइल्ड नॉर्म पे भी कंसीडर कर रहे हैं और वन चाइल्ड नॉर्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए वन चाइल्ड नॉर्म के लिए कोई ऐसा सच स्लोगन नहीं आया। जैसा स्लोगन आया था हम दो हमारे दो, और उसको काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी मिली थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी उस पर एडवर्टाइजमेंट करी। आपने देखा होगा जगह जगह वॉल पेंटिंग वगैरह करवाई गई, पैम्फलेट वगैरह बंटवाए गए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है इस बात का। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी उस पर फोकस किया और ये लोगों को मोटिवेट किया कि जिससे फैमिली साइज जो है वो फैमिली साइज कम हो, छोटी फैमिली साइज हो, उसको उन्होंने मोटिवेट किया। और आज की तारीख में वन चाइल्ड नॉर्म बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कोई ऐसा बिल आ जाए, जो आप लोग सुनते ही होंगे आजकल अक्सर ये चर्चा चलती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आना चाहिए। होप सो, देखिए क्या होता आगे। हम लोग चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पे आते हैं ये डिस्कशन करने के बाद। तो यहाँ पे जो बातें लिखी हैं उसमें ये वाले डाटा आपके इंपॉर्टेंट है। ये डाटा आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा, उसको फॉलो करिए। और आगे हम लोग आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को देखते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिखता हूं मैं सबसे पहले कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस समय हमारे पास उपलब्ध है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड। ठीक है जी। नेचुरल मेथड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स। बैरियर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स, केमिकल्स जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल पिल्स। ठीक। ओरल पिल्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ओरल पिल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ओरल पिल के बाद क्या आएगा जी? ओरल पिल के बाद आएगा, ओरल पिल्स के बाद अब हमारा क्या रहेगा? अब नेचुरल केमिकल हो गए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो गए, ओरल पिल्स हो गए, हमारे आ रहे हैं नॉर प्लांट्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन। इम्प्लांट्स, इंजेक्शन। और फाइनली आएगा जी हमारा टर्मिनल मेथड, दैट इज सर्जरी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। टर्मिनल मेथड, सर्जरी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड को डिस्कस करते हैं कि नेचुरल मेथड क्या है और नेचुरल मेथड में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो नेचुरल मेथड फर्दर 3 तरह का है। नेचुरल मेथड में 3 ऑप्शन है हमारे पास। कौन कौन से? नेचुरल मेथड में एक हमारे पास ऑप्शन है लैक्टेशनल एमिनेरिया, एक है क्वाइटस इंटरप्टस और तीसरा है हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो नेचुरल मेथड के फर्दर 3 हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल मेथड 3 में इसको आप 3 हेडिंग के तहत इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनेरिया और क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनेरिया। 3 मेथड है, तो इनको हम आपको वैसे ही बता देते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, आप लोग सुन लीजिए। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? तो अगर आपको याद हो, मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि मोस्ट पीरियड, अगर कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ आपके पास आए जो अपनी प्लान कर रहे हैं कि अब हम सेटल्ड हो गए,
और हमें इस समय बच्चा कर लेना चाहिए, और पिछले 5-6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं कि हम वो ये चाहते हैं कि लेडी जो है वो कंसीव कर जाए, कॉन्सेप्शन हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब 6-8 महीने से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। वो आपके पास आए और आपसे मांग रहे हैं गाइडेंस कि क्या किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। तो आपको मैंने अगले लेक्चर में ये बताना है, आर्ट की डिस्कशन करना है, इनफर्टिलिटी का डिस्कशन करना है, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि इनफर्टिलिटी हम लोग उन कपल्स में मान लेते हैं जो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है लेडी, तो उसमें हम लोग इनफर्टिलिटी का उसको कॉज मानते हैं और उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। वो आगे का मैटर है। अभी हम यहाँ पे पहले हम डिस्कस करें कि हम इस समय, क्या मेरा नजरिया है कि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका आपको बताना है कि कैसे आप कंसेप्शन को ना करें। कंसेप्शन का मतलब है गर्भ धारण करना, कंसेप्शन, कंसीव करना, कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का अपोजिट कॉन्ट्रासेप्शन। इस समय जो कपल आपके पास आया है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मानिए आया है, कंसीव करने के लिए नहीं आया। अगर कंसीव करने के लिए आया होता, 6 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं कि फर्टाइल पीरियड को आप टारगेट करिए। फर्टाइल पीरियड क्या है? 10वें से 17वें दिन का समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें से 17वें दिन का समय सबसे सुटेबल पीरियड है टू गेट कंसीव। उसमें अगर आप लोग, मतलब कोई भी बंदा, अगर मतलब कोई भी कपल कहिए, अगर उसका ये नज़रिया है कि अब हम सेटल्ड है और हमें बच्चा कर लेना चाहिए, तो आप उनको ये टाइम कहेंगे कि 10 से 17 डेज में आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, उसमें सबसे बढ़िया चांस होता है, वो फर्टाइल पीरियड कहलाता है। क्यों? अब आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग ये मानते हैं कि इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग लेडी में, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग लेडी है उसमें 28 डेज का हम लोग साइकिल मानते हैं। और 28 डेज का साइकिल या 29 डेज का साइकिल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो आपकी नंबर है इतने दिन का, 28 to 29 डेज होता है, उसमें से 14 लेस कर लीजिए। ये बात मैंने आपको उसमें भी बताई थी लेक्चर में। मानिए आपको ये बात बोला जाए कि कोई लेडी है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का है, और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोबेबल डे बताइए किस दिन ओव्यूलेशन हुआ, तो आप 30 - 14 कर लेंगे, और 32 डे का है तो 32 - 14 कर लेंगे। तो जो उसका पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आप -14 कर लेंगे तो ओव्यूलेशन डे आ जाएगा। ये है एक हमारा नजरिया। तो हम ये लेके चल रहे हैं 28 to 29 डेज में ओव्यूलेशन हो रहा है। 14 डे को आपने उसमें से लेस किया, 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ। अब इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट द ओवा, सेकेंडरी oocyte या ओवा रिमेन वायबल फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर हाउ मेनी डेज या हाउ मेनी आवर्स, 24 to 36 आवर्स। वेयर एज सीमेन, जो स्पर्म पहुंच रहा है, 24 to 48 आवर्स वायबल रहता है। इस लिहाज से अगर हम उसका मैचअप बनाए तो हम देखते हैं कि 10 से 17 डेज के बीच का पीरियड मोस्ट फर्टाइल पीरियड है। तो उनके लिए तो मोस्ट फर्टाइल हो गया, लेकिन जो लोग नहीं कंसीव करना चाहते, आप उनको बोलेंगे कि पीरियोडिक, समयाधिक एब्स्टिनेंस, संयम रखना, कि आप इन दिनों में संयम रखें। संयम रखने का मतलब कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। अगर आप सेक्स करते हैं तो विद ड्यू प्रिकॉशन करें। ड्यू प्रिकॉशन का मतलब है कि या तो आप कंडोम्स वगैरह का यूज़ करें या कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे बढ़िया टाइम होता है कंसीव करने के लिए। 10 से 17वां दिन मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहलाता है। तो इसके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में आपने जो लेडी या जो आए, आपके पास कपल आया, उसको आपने यही सजेस्ट करना है टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग 10 to 17 डेज। दैट इज इन अदर वे वी कैन से दैट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। किस समय के लिए? कुछ समय के लिए आपने उनसे बोला है कि भाई संयम बरतें। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का हो गया। 10 to 17 डेज का लॉजिक आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले मेरे लेक्चर देख लीजिए, वहां समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया गया। 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ तो 14 डे से लेके 16 डे तक वो वायबल बना रहेगा, नियर अबाउट मिड 16 तक। अब 14 डे बिल्कुल फिक्स तो नहीं है, उसमें वेरिएशन हो सकता है, तो ये लगभग आपका 17 डे तक चला जाएगा। और 10th डे स्पर्म अगर उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ गया, इट मीन्स 12वें दिन तक वो वायबल बना रहेगा। और 14 डे का 1-2 दिन का वेरिएशन तो 10 से 17 इस तरह से पूरा स्पेक्ट्रम हमारा बन जाता है। ये तरीका है निकालने का कि 10 से 17वां दिन कैसे आ गया। तो 10 से 17वां दिन सबसे
फर्टाइल पीरियड होता है कह लीजिए, उनके लिए जो टारगेट करना चाहते हैं कि हम कंसीव करना है, उनके लिए सबसे मुफीद है। और जो ये चाहते हैं कि अभी हम कंसीव ना करें, उनको उस दौरान सेक्स अवॉइड करना चाहिए। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस है कि जब फीमेल और मेल आपस में कॉपुलेट कर रहे हैं और मेल सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रहा, तो एट द टाइम ऑफ जस्ट प्रायर टू द क्लाइमेक्स से पहले, इजैकुलेट होने से पहले, ही शुड विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पेनिस निकाल लेगा। तो अगर उसने इंसेमिनेशन ही नहीं किया इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन का कोई चांस नहीं है। उसने इंसेमिनेशन ही नहीं किया। इंसेमिनेशन बोलते हैं कुछ लोग, हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, तो उस पर ना जाइएगा आप लोग। कई ऐसे होंगे प्रोनाउंसिएशन जो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, कहीं और आपने हो सकता है डिफरेंट सुनाओ। तो आई एम नॉट सपोज टू टीच इंग्लिश, आई एम सपोज टू टीच बायोलॉजी। इन दैट केस यू शुड अवॉइड दैट। ठीक है, तो आइए इंसेमिनेशन या इंसेमिनेशन उसने नहीं किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पेनिस को विड्रॉ कर लिया है, तो कोई चांस नहीं है कि कंसीव कर जाए लेडी। ये हो गया हमारा क्वाइटस इंटरप्टस। लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या है? तो ये पहले लैक्टेशनल एमिनेरिया के लिए ये बात हमारे रूरल एरिया में बहुत मानी जाती थी, और लोग मानते हैं कि जब तक लैक्टेटिंग मदर है, एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर है, वो कंसीव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसके पीछे उनका कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन उनका कई एक जर्नल ऑब्जर्वेशन थी। जर्नल ऑब्जर्वेशन ये थी कि कंसीव नहीं करती है लेडी अगर वो एक्टिवली लैक्टेट कर रही। उसके पीछे कारण ये है, अब ये देखा गया है, हम लोगों ने उसको देखा है कि भाई होता क्या, प्रोलैक्टिन की मात्रा काफी मिलती है जब मदर लैक्टेट कर रही है। एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर अगर वो एक्टिवली ब्रेस्ट फीड दे रही है अपने बच्चे को, तो शुरू के 6 महीने, तो आज की तारीख में मेडिकल फर्टिलिटी ये बोलती है कि इट इज सेफ अप टू द 6 मंथ ओनली। चाइल्ड बर्थ होने के 6 महीने तक आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर वो उसको एक्टिवली ब्रेस्ट फीड दे भी रही है, देन देयर आर द चांसेस, तब भी चांस है कि वो कंसीव कर जाए। तो करना क्या है? करना ये है कि 6 महीने तक अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी रिलायबिलिटी कहिए या डिपेंडेंसी इस पर 6 महीने तक ही जायज है। 6 महीने के बाद रिस्क फैक्टर में है, भले वो उसको एक्टिवली लैक्टेटिंग दे रही हो, एक्टिवली ब्रेस्ट फीड दे रही हो। ये कहने का मतलब, अब इसका लॉजिक समझ लीजिए जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। होता क्या है, एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर में प्रोलैक्टिन की मात्रा काफी हाई होती है। प्रोलैक्टिन क्या है? हार्मोन। उस हार्मोन की मात्रा काफी हाई होती है और वो हार्मोन करता है, फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जीएनआरएच का सिक्रीशन कम करवाता है। जीएनआरएच का सिक्रीशन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका सिक्रीशन कम हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच का सिक्रीशन भी कम हुआ। एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द transformation of या maturation of primary follicles into the tertiary follicle, whereas LH is responsible for the, LH के सर्च से क्या होगा? ओव्यूलेशन। LH सर्च से, LH सर्च से होता है ओव्यूलेशन। अब FSH और LH की मात्रा कम हो गई, ओव्यूलेशन होगा नहीं, ओव्यूलेशन हुआ नहीं, सेकेंडरी oocyte लिबरेट नहीं हुई, सेकेंडरी oocyte लिबरेट नहीं हुई, तो फीमेल गैमीट प्ले में नहीं आया, आपने उसको बाहर कर दिया रास्ते में। फीमेल गैमीट नहीं आया तो मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन सिंगैमी नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रायो नहीं बना, एम्ब्रायो नहीं बना तो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉन्सेप्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि FSH-LH की मात्रा नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निगेटिव फीडबैक गई ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड ऑफ लैक्टेटिंग मदर। ये बात थी। तो ये आपका तरीका हो गया लैक्टेशनल एमिनेरिया का, जो हम आज की तारीख में बोल रहे हैं कि इट इज सेफ अप टू द 6 मंथ, या डिपेंडेबल या रिलायबल कहिए। 6 मंथ के बाद भले वो एक्टिवली ब्रेस्ट फीड दे रही है, फिर भी चांस है कि कंसीव कर जाए। तो ये तो हमारे थे नेचुरल मेथड जो हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है जी, नेचुरल मेथड को रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 2-3 बातें आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि 10 से 17वें दिन वाली बात याद रखिएगा भाई ना इसको। तो देखिए लॉकडाउन का फायदा उठा के कई लोगों ने ये काम कर डाला है। तो अपने कैप्टन साहब ने भी काम कर डाला और अपने तैमूर के अब्बा ने भी काम कर डाला। तो काम कर डाला है इन्होंने 10 से 17वें दिन के बीच में। बैरियर पे आ जाइए। ठीक है, बैरियर क्या है भाई? बैरियर हम देख रहे हैं कि बैरियर इस तरह की डिवाइसेस हैं जो अवॉइड करती है
फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट नहीं आएगा तो फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। फ्यूजन का चांस नहीं है तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा नहीं, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ नहीं तो लेडी कंसीव नहीं करी। ये बैरियर मेथड है। बैरियर्स आर जनरली मेड अप ऑफ थिन लैटेक्स, थिन रबर या लैटेक्स के बने होते हैं और मार्केट में बड़े उपलब्ध है। और बैरियर आजकल काफी पॉपुलर है। और बैरियर से फायदा ये मिलता है, इसमें हम लोग देखेंगे मेल के केस में इसका नाम कंडोम और फीमेल के केस में फेविडोम। फेविडोम और फीमेल के केस में हमें 3 बैरियर और मिल रहे हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। तो ये आपकी बुक में दे रखे हैं तीनों के नाम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट के, वो फीमेल के लिए होगा। फेविडोम और याद रख लीजिएगा जो आपकी बुक में नहीं दे रखा, फेविडोम्स आर फीमेल कंडोम। तो कंडोम मेल के लिए, मेल क्या करेगा, प्रायर टू द पॉपुलेशन पेनिस को कवर कर लेगा लेटेक्स की शीट से, थिन रबर से, कंडोम, और उसकी वजह से क्या होगा, इंसेमिनेशन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हुआ नहीं, इंसेमिनेशन नहीं हुआ तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो सकता। इसी तरह से फेविडोम्स वगैरह है, फेविडोम्स को यूज कर रहे हैं टू कवर द वजाइनल ओपनिंग और सर्विक्स। तो उस पर अगर फेविडोम प्रेजेंस है तो भी बैरियर का मतलब होता है बाधा यही है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट को हमें कंसीव नहीं करने देना लेडी को, हमारा ये नजरिया। तो हमने क्या किया, बैरियर वगैरह याद कर लिए, उससे क्या होगा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल गैमीट आएगा ही नहीं, मेल गैमीट आया नहीं तो फ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं। उसके बाद वो बोल रहा है कि इसमें हमें फेविडोम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट वगैरह भी हैं जो फीमेल इस्तेमाल कर सकती है प्रायर टू द पॉपुलेशन, प्रायर टू द सेक्सुअल एक्ट। उसमें हम ये हो गए आपके बैरियर। और बैरियर को अलॉन्ग विद सम केमिकल्स, एफिशिएंसी बैरियर की बढ़ाने के लिए सम केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ फोम, जेली, टैबलेट्स एक्सेट्रा के रूप में है। और इसमें वो हैं कौन से केमिकल्स जिसको यूज कर रहे हैं, वो केमिकल्स कौन से हैं, तो लैक्टिक एसिड मिल सकता है, बोरिक एसिड मिल सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट मिल सकता है। तो ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, इसको लिख लीजिएगा, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, इनका इस्तेमाल, इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोम, जेली, टैबलेट्स एक्सेट्रा के रूप में। ये एक तरह से इन्हांस कर देते हैं बैरियर की एफिशिएंसी को। तो बैरियर अलोंग विद केमिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर द, रोकने के लिए कि कंसीव ना करे लेडी। लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बैरियर में आपने क्या क्या पढ़ा था, बैरियर के नाम याद रख लीजिएगा, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। ये आप लेडी के लिए याद रख लीजिएगा। मेल के केस में कंडोम, और कंडोम का उसने ब्रांड नेम दे रखा है निरोध के नाम से। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से मिलता है, फ्री में मिलता है, ऐसा आपको बताया गया है। तो बैरियर के बाद केमिकल्स भी हो गए। केमिकल्स का जो इफेक्ट आ रहा, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, स्पर्म्स को किल करते हैं, इस वजह से स्पर्म की कैपेसिटी को कम कर देते हैं कि वो फ्यूजन करके एक्टिव हो सके। अब हम लोग आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और ओरल पिल पे। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ। अभी तक तो वर्बल बता दिया था, जरूरत नहीं समझी थी मैंने, क्योंकि बुक का ही चल रहा था। अब हमें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस और ओरल पिल्स का जो डिस्कशन होना है, वो थोड़ा सा और गहन गंभीर डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पे आते हैं, फिर ओरल पिल्स पे आते हैं, ठीक है जी। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पे आइए, एज द नेम सजेस्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको इंसर्ट किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और ये सेल्फ इंसर्शन नहीं हो सकता, इसमें मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत है। अभी तक जो थे वो ऑलमोस्ट सेल्फ वाले थे। तो हम लोग ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में मेडिकल ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत होगी। और ये 3 तरह की डिवाइसेस इस समय मार्केट में हैं, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल, कॉपर रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड का आपका लिप्स लूब,
कॉपर रिलीजिंग का, कॉपर रिलीजिंग के हमारे हो जाएंगे कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड कॉपर 375। और हार्मोनल में है प्रोजेस्टासर्ट LNG20, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, प्रोजेस्टासर्ट LNG20 ये हार्मोनल डिवाइस है। ये आपकी नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग, ये 3 तरह की डिवाइसेस मार्केट में है। और इन तीनों का काम करने का जो तरीका है थोड़ा थोड़ा हम लोग को जानना है कि कैसे क्या होता। ठीक है जी, इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस में और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत। आइए देखें, हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को देखें। डॉक्टर्स और नर्सेस ट्रेन प्रोफेशनल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी इसमें, ये बात ध्यान में रखिए। आपकी बुक बात इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में हमें डॉक्टर्स या ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। इंट्रायूटेराइन जैसा कि नाम बता रहा है, यूटेरस के अंदर की तरफ उसको इंसर्ट कर लिया जाएगा। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फर्दर 3 कैटेगरी की सॉरी 3 कैटेगरी की हैं हमारी, नॉन मेडिकेटेड रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड में हमारी लिप्स लूप आ रही है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 आ रही है। इससे पिछली वाली स्लाइड में शायद मैंने कॉपर 375 लिख दिया था, तो वो देख लीजिएगा। इससे पिछली वाली स्लाइड में जहाँ तक मुझे याद आ रहा, मैंने वहाँ मेंशन कर दिया था कॉपर 375, तो मल्टीलोड 375 है एज सच, वो वहाँ पे मिस्टेक है पिछली वाली स्लाइड में, पहली बात। दूसरी बात, वो जो बैरियर के साथ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन बताया है, उसमें मैंने बोला है कि केमिकल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फोम, जेली एंड टैबलेट्स। टैबलेट्स में उबली आती है, तो फोम जेली के रूप में वो उपलब्ध है आपका केमिकल्स आर उपलब्ध अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ फोम जेलीज। तो टैबलेट जो है, टैबलेट वो गलत आप उसका मतलब निकाल लोगे कि ओरल पिल नहीं है, ओरल पिल अलग चीज़ है, वहाँ पे उससे ना कंफ्यूज होइएगा। तो 2 चीज़ यहाँ पे मेंशन हो गई हैं, ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। इससे पहले अभी 5 मिनट पहले जो बात हो रही थी उसमें आपको मैंने बोल दिया है, शायद केमिकल्स में वहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि भाई फोम, जेली और टैबलेट्स, तो टैबलेट्स नहीं है, फोम, जेली वगैरह केमिकल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फोम, जेली। तो ये हो गया आपका कॉपर रिलीजिंग हो गई, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इस पे आ जाइए हार्मोन रिलीजिंग के प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस काम कैसे कर रही हैं इसकी बात समझते हैं हम लोग। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या कर रही हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म का बढ़ा रही। फैगोसाइटोसिस खा लेना, एक सेल दूसरे को खाती है, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस और बढ़ गया इनसाइड द यूटेरस, तो भाई स्पर्म आ रहे हैं और खाए जा रहे हैं, खत्म, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से कॉज करेंगे। और कॉपर को रिलीज कर रही है, कॉपर रिलीजिंग जो है बेसिकली क्या करती है, वो स्पर्म की मोटेलिटी को इनहिबिट करती हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को रोकती हैं, स्पर्म की मोटेलिटी का, उसकी अगर मोटेलिटी नहीं रहेगी तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ऊपर की तरफ कैसे मूव करके जाएगा, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। तो स्पर्म की मोटेलिटी उन्होंने रिड्यूस, इससे क्या हुआ, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस में 2 आ रहे हैं, वो सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाए दिए दे रहे हैं, हॉस्टाइल बनाए दिए दे रहे हैं मतलब अनफ्रेंडली किए दे रहे हैं। इस चीज को आप मानिए कोई ऐसे करो जहां तो अभी हम आपको पकड़ के पाकिस्तान छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे हैं हम लोगों में जो शायद थोड़ा हॉस्टाइल वहाँ का एटमॉस्फेयर फील करें। ये होता हॉस्टाइल, कि हॉस्टाइल जहाँ पे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या आपको लगे कि माहौल मेरे लिए अनफ्रेंडली। तो भाई इसमें क्या है कि ये रिलीज कर रही है, तो हार्मोन रिलीजिंग सर्विक्स ऐसी होती है कि स्पर्म पे अपने को अनफ्रेंडली फील करेंगे, हॉस्टाइल कंडीशन हो जाएगी। इसी के साथ यूटेरस में, एंड्रोमेट्रियल में उस चेंजेस हो जाते हैं कि इट बिकम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो LNG20 मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब क्या हो गई और सर्विक्स हॉस्टाइल हो गया। ये काम है, काम
का है इंट्रायूटेराइन। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आपसे खूब पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आपका पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेस, ये याद रखना है। मेडिकल ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत है। इसमें 3 तरह के हैं, नॉन मेडिकेटेड के अलावा कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आ रहा काम कर रहा, वो काम कर रहा फैगोसाइटोसिस और स्पर्म का बढ़ा के। उसके साथ उसमें एडवांटेज, कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, इससे स्पर्म की। हार्मोन रिलीज से क्या हो रहा, एक तो सर्विक्स को बनाए दिए दे रहा हॉस्टाइल, दूसरा एंडोमेट्रियल बेड की लाइनिंग में इस तरह के चेंजेस कर दे रहा है कि दैट बिकम्स अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। ये काम है इनका करने का, जो आपको याद में रखना। आखिरी में आके जो आपकी बुक में दे नहीं रखा कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आप किस लेडी को बोलेंगे कि आप अवॉइड करिए, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ना यूज करिए। उन लेडीज में जिनमें बेसिकली दिक्कत मिल रही है हार्ट की, या बेसिकली दिक्कत मिल रही है ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड, हाइपरटेंशन की डिजीज की, उसमें कोई हमें हिस्ट्री मिल रही है, डिजीज मिल रही है, इस तरह की लेडीज में हम लोग कहेंगे कि आप इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और ओरल पिल दोनों पे जरा आप चेक रखिए, ना करिए। और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल डिवाइस है इन केस ऑफ ह्यूमन, अपनी इंडियन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल यही है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये बात आपने याद में रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद में रखनी है कि बैरियर क्यों एक एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज दे रहा है, एक्स्ट्रा एज दे रहा है मेल के केस में, क्योंकि ये साथ के साथ कॉन्सेप्शन को तो अवॉइड कर रहा, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह तो काम कर ही रहा, कॉन्ट्रासेप्शन का जरिया तो ये है ही है, साथ के साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा फ्रॉम एसटीडी। तो 2 बातें आपको एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखने की, बैरियर्स आर आल्सो गिवन एन एक्स्ट्रा माइलेज बाय रिड्यूसिंग द चांस टू गेट इन्फेक्टेड। एसटीडी नहीं होगी अगर आप बैरियर यूज कर रहे हैं। बैरियर यूज कर रहे हैं मतलब मेल कंडोम यूज कर, डिजीज से भी साथ मिल गई है। तो ये 2 केस में को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मेल को नहीं हो रहा तो फीमेल को भी तो नहीं हो रहा। अगर मेल इन्फेक्टेड है तो एक तरह से फायदा मिल रहा है कि एसटीडी से बचाव का फायदा मिल रहा। और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फीमेल द्वारा मोस्ट एक्सेप्टेबल डिवाइसेस है अपने इंडिया में। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बाद ओरल पिल्स पे आ जाइए। ओरल पिल्स जो है पिल के रूप में मार्केट में उपलब्ध है, पिल टेबलेट। तो वही वो टेबलेट उस समय मैंने बोला था, तो मैंने कहा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है कि केमिकल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ फोम जेली, फोम के रूप में, जेली के रूप में उपलब्ध है। अब आप लोग आते हैं ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स जो मिल रही है ये हार्मोनल कॉम्बिनेशन है, हार्मोन के कॉम्बिनेशन है ओरल पिल्स। आइदर या तो प्रोजेस्टेरॉन एलोन होगा, आइदर प्रोजेस्टेरॉन एलोन हो सकता है प्रिपरेशन, या और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन, या ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। तो 2 तरह की ओरल पिल्स इस समय मार्केट में है। इसको हम लोग बोलते हैं मिनी पिल और कंबाइंड पिल। मिनी पिल ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, कंबाइंड पिल। मिनी पिल है जो प्रोजेस्टेरॉन जिसमें है केवल, इट कंटेन्स ओनली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन केवल होगा, और इधर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों होगा। प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों की प्रिपरेशन, उसको हम बोल रहे हैं कंबाइंड पिल। तो मिनी पिल और कंबाइंड पिल ये जो अपनी बनी है, क्या बोले, सहेली वो मिनी पिल का एग्जाम्पल है, जिसमें कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, सैंट्रोमैन, और केवल उसमें हमारे पास मिनी पिल प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन है। सहेली विच इज डेवलप्ड इन द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहेली पिल नाम से बनाई गई पिल आजकल काफ़ी चल रही है, और उसमें हम लोग देखते हैं नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। पूछ लिया जाता है, नाम पूछ लिया जाता है, सैंट्रोमैन,
ये याद रखिएगा, इसमें सेंट्रोमैन प्रिपरेशन है, ये मिनी पिल है बेसिकली, और प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है इसमें। और ये माला एन माला डी, माला एन माला डी, ये हमारी इस तरह की पिल है जिसमें दोनों प्रिपरेशन है। तो हार्मोन रिलीजिंग जो है ये हमारे, ये भी हार्मोन के कंटेंट हैं, इनमें भी हार्मोन हैं। तो इनका काम और हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का मैकेनिज्म एक ही जैसा है, इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। अब अपनी वो बोल रहा है, ये आपकी सहेली वंस इन अ वीक पिल है, एज पर एनसीईआरटी वंस इन अ वीक पिल है कि हफ्ते में एक बार लेनी है। तो इसके लिए आप ये याद रख लीजिएगा, एक फंडा याद करने का कि 213, ये क्या है भाई, जब आप किसी लेडी को सजेस्ट करते हैं कि आप ओरल पिल्स पे जाइए, ओरल पिल्स आर द बेटर मेजर टू अवॉइड द कॉन्सेप्शन, आप किसी लेडी को कह रहे हैं, तो आप उसको ये जो सहेली की डोजेस प्रिस्क्राइब करेंगे। शुरू के 3 महीने में हम ट्वाइस अ वीक प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर 3 मंथ, जब लेडी स्टार्ट कर रही है, ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स, हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार 3 महीने के लिए। उसके बाद वंस इन अ वीक टेबलेट हो जाएगी ये, जो आपकी बुक कह रही है एनसीईआरटी। आपकी बुक एनसीईआरटी कह रही है सहेली इज द कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द डोजेज ऑफ वंस इन अ वीक टेबलेट, इट इज अ वंस इन अ वीक टेबलेट। लेकिन इनिशियली जब आपके पास लेडी आई और आपने उसको प्रिस्क्राइब करी और ये ड्रग स्टार्ट करने जा रही है, तो शुरू में ट्वाइस अ वीक और 3 मंथ्स पे रहेगी, उसके बाद वो वंस इन अ वीक हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, आप जैसे कोई कपल आपके पास आया, वो आपसे पूछ रहा मेजर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल इन द मार्केट और व्हाट शुड वी फॉलो, हमें क्या लेना चाहिए, आप उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अपनी बुक कह रही है कि किसी भी लेडी को, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये लेना आप साइकिल के किसी भी डे से आप उसकी गिनती करके चालू कर दीजिए। तो चालू करने के बाद 21 दिन तक लीजिए, फिर 7 दिन के गैप के बाद यही चलाते रहिए। तो शुरू के 5वें दिन में आप उसको चालू करवा रहे हैं कि भाई चालू लो, किस दिन तक लगातार लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के 3 से 5वें दिन के बीच में कहीं से भी चालू कर लो, 21 दिन तक लो, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन तक लो, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन तक लो। ये इसका डोजेज है, ये ऐसे हमें करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ओरल पिल का वर्किंग क्या है भाई, कैसे काम करता है ओरल पिल, क्या काम करता है कि ये FSH-LH का सिक्रीशन गिरा देता है। FSH-LH का सिक्रीशन गिर जाएगा अगर भाई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बराबर बनी हुई है। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज याद कर लीजिए, आखिरी में आके ईस्ट्रोजन भी फॉल हो गया था, प्रोजेस्टेरॉन भी फॉल हो गया था, दोनों कम हो गए थे, तभी नया साइकिल चालू हुआ था। FSH की लेवल बढ़ा था, FSH का लेवल बढ़ने से क्या होगा, FSH का लेवल बढ़ने से प्राइमरी फॉलिकल्स का टर्शरी फॉलिकल्स में कन्वर्जन होने लगेगा और आखिरी में आके LH सर्ज होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब इनके केस में क्या होगा, जो लेडी पिल ले रही है, इसका मतलब उसका प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन अगर कॉम्बिनेशन है, दोनों हाई लेवल पे बना हुआ है, स्टेबल बना हुआ है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। अब वो हाई लेवल पे बना हुआ है, कम करो का सिक्रीशन, GnRH का सिक्रीशन कम होगा तो FSH-LH का सिक्रीशन कम होगा, FSH-LH का सिक्रीशन कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। LH is responsible for ovulation, whereas FSH is responsible for the maturation of primary follicle into the tertiary follicle। तो अगर FSH-LH का लेवल कम हो गया है, ये काम होंगे नहीं, ओव्यूलेशन होगा नहीं, ओव्यूलेशन हुआ नहीं, मतलब ही नहीं है। यही काम वर्किंग है इनकी। मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला अगर लेक्चर देख रखा है और वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल बैलेंस को समझ रखा है और आखिरी में आके मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा आपने हार्मोन्स का क्या रोल है समझ रखा है, तो आप इसको को रिलेट कर लेंगे और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप बच्चों ने नहीं देखा है वो देखें, सब समझ में आ जाएगा। वही बात मैंने आखिरी में आके बोली है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाते वक्त बोली थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे जहाँ पे आके मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ और एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई, ब्लीडिंग हो जाती है, मेंसेस हो जाते हैं।
28 डे 26 डे पे जाके आप ये समझिए कॉर्पस लुटियम डाई आउट हो गया था। कॉर्पस लुटियम के मरते ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होते ही एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल। अब एंडोमेट्रियल बेड शेड हो गया, लो लेवल हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, तो FSH-LH का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ऊपर से GnRH बढ़ा। FSH-LH बढ़ा तो फिर ये प्राइमरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्जन, और जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बढ़ेगी एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा क्योंकि ठीक है एस्ट्रोजन बढ़ने से एस्ट्रोजन के बम्प हुआ, उसके पीछे भी हमारा LH का भी बम्प होगा, ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। जो अब हमने क्या किया, हम उसको पिल दे रहे हैं तो हम उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई मेंटेन रखें। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई मेंटेन रखने से क्या होगा, ब्लड लेवल हाई मेंटेन होने से कि भाई ऊपर से GnRH का सिक्रीशन ये कम करवाएगा। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अगर दोनों का है तो GnRH का सिक्रीशन कम हुआ तो FSH-LH का सिक्रीशन कम होगा। FSH का सिक्रीशन कम हुआ तो प्राइमरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्जन इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांस नहीं है। ये याद रखिएगा। ओरल पिल में दो तरह की पिल है, मिनी पिल, कंबाइंड पिल। मिनी पिल में केवल प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टिन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का नेम होता है। सेंट्रोमैन ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, किसमें, सहेली में। सहेली इज अ वंस इन अ वीक टेबलेट। अर्लियर ये हमने लिख दिया आपको कि शुरू के 3 महीने ऐसे लेनी है। कंबाइंड पिल जिसमें दोनों प्रिपरेशन, दोनों हार्मोन है, उसमें माला एंड मालाडी नाम से मार्केट में उपलब्ध है। काम करने का तरीका अभी आपको डिस्क्राइब किया कि ये तरीका है। तो बेसिकली तरीका क्या है, बेसिकली तरीका है अवॉइड द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं होगा ड्यू टू द लो लेवल ऑफ LH। LH का लेवल क्यों हुआ, क्योंकि GnRH का लेवल कम है। ठीक, तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, फीमेल गैमीट नहीं बना, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस नहीं है। ये हमारा ओरल पिल्स हो गया। तो आपसे बहुत बार ये हर बार क्वेश्चन यूटेराइन डिवाइस पे या ओरल पिल पे आता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब ओरल पिल से आगे चलते हैं। तो 2 बातें भी मैंने हाईलाइट करी थी, वो बातें ध्यान में रखिएगा। इससे पिछली वाली स्लाइड में वो जो बात मैंने फिर से बोली, फिर से याद दिला रहा हूँ कि वहां पे शायद मेरे मुंह से केमिकल मेथड में टेबलेट निकल गया था, तो उसको वो कैच ना करिए या उसको अवॉइड कर लीजिए कि वो टैबलेट मुंह से, टेबलेट बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो ओरल पिल हुई। तो केमिकल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फोम जेलीज, फोम के रूप में, जेली के रूप में अवेलेबल है। और केमिकल्स हैं कौन से, लैक्टिक एसिड है, बोरिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह, जिनको हम लोग बैरियर के साथ यूज करते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बैरियर। ठीक है। बैरियर में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बैरियर में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि बैरियर हमको, मतलब कपल को जो ये बैरियर यूज कर रहा है, ये बंदे को जो बैरियर यूज कर रहा है, उसमें कंसेप्शन तो नहीं होगा, उसके अलावा STD से भी उसको इम्यूनिटी मिल रही है, STD से भी एक तरह की कवरेज मिल रही है। ठीक। अब हम लोग आते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। देखिए जो हम लोग के पास अगला ऑप्शन है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का। इंजेक्शन या इम्प्लांट उपलब्ध है, जैसे प्रोजेस्ट्रोजन हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, इंजेक्शन या इम्प्लांट है। तो इम्प्लांट्स में हम लोग करते हैं 6 मैच स्टिक लाइक साइज के, मैच स्टिक माचिस की तीली के आकार के 6 स्टिक्स हैं, जिनको हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं कहिए सबक्यूटेनियसली स्किन के अंदर, अबव द लेवल ऑफ एल्बो ऑन द इनर आर्म। 6 लगा देंगे हम लोग, और वो धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है तो दोनों को रिलीज कर रहे हैं। और ये लगभग 5 साल तक इनकी एफिशिएंसी बनी रहती है। एक बार लगवा लो 6 मैच स्टिक, 5 साल तक वो लगभग कवरेज देते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है। मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, जैसे हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव काम कर रहे थे वैसे ही ये काम करते हैं। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम कर रहे थे, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव काम कर रहे थे, ओव्यूलेशन अवॉइड कर रहे थे। ओव्यूलेशन अवॉइड कर देते हैं या सर्विक्स को स्टाइल कर देते हैं, या ये कि ये काम कर रहे हैं जो हैं हार्मोन रिलीज, जो हार्मोनल
उनका काम करने का तरीका है। आपको समझाया है 1 मिनट में कि भाई वो क्या करते हैं। एक तो सर्विक्स को बना देते हैं, हॉस्टाइल कर देते हैं। दूसरा, यूटेराइन बेड की लाइनिंग को ऑल्टर कर देते हैं जिससे अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन हो जाता। तीसरा, ओव्यूलेशन को अवॉइड करते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता। वही काम ये प्रिपरेशन कर रही है, भले वो इंजेक्शन के रूप में ले लीजिए, भले वो इम्प्लांट्स के रूप में ले लीजिए। इम्प्लांट्स 6 मैच स्टिक, माचिस की तीली की आकार के स्टिक्स हैं जिनको इंसर्ट कर दिया जाता है सबक्यूटेनियसली, मतलब स्किन के नीचे अबव द लेवल ऑफ एल्बो ऑन टू द इनर आर्म। तो धीरे धीरे वो रिलीज कर रहे हैं और कई सालों तक, 4-5 सालों तक की फुर्सत। दूसरा, इंजेक्शंस के रूप में इंजेक्शंस लेते रहिए, वो 3 to 6 मंथ्स की अलग अलग इंजेक्शन की अलग अलग पोटेंसी, 3-3 महीने में या 6-6 महीने पे इंजेक्शन लेते रहिए। तो ये बनेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, यूज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन मोड द हार्मोनल प्रिपरेशन, हार्मोनल टैबलेट के सिमिलर है एंड ड्यूरेशन लॉन्गर है। तो ये भी तरीके हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं अभी तक? हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ लिए, नेचुरल मेथड के बाद बैरियर पढ़ लिए, बैरियर के बाद केमिकल पढ़ लिए, केमिकल के बाद इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बाद ओरल पिल पढ़ ली, ओरल पिल के बाद इंजेक्शन और इम्प्लांट्स आ गए। आखिरी में आके इसके बाद अपनी एनसीईआरटी बोल रही है। तो आपको जो भी मैंने बताया, बहुत सारा फोकस मेरा एनसीईआरटी पे था। एनसीईआरटी के अलावा जो थोड़ा थोड़ा बाहर से दिया मैंने आपको, वो हाईलाइट किया है कि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी में आके वो एनसीईआरटी ये कह रही है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है इमरजेंसी पिल्स के रूप में भी हैं, इमरजेंसी पिल्स के रूप में भी हैं, जो विद इन 72 आवर्स, अगर हाई डोजेज उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है तो आप उसको ले सकते हैं। इमरजेंसी पिल, आई पिल जो मार्केट में उपलब्ध है कि विद इन 72 आवर्स ले लेते हैं। कोई लेडी जिसको ये डाउट, सेक्स कर लिया और मैं शायद अपने डेट मिस कर गई थी, मैं रिस्क में तो नहीं हूँ, या कैजुअल सेक्स या रेप की विक्टिम, तो इसमें चांस ना लेते हुए विद इन 72 आवर्स अगर लेडी उसको ले लेती है इस तरह की पिल को, आई पिल के नाम से जो मार्केट में उपलब्ध है, हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, तो उसमें भी कंसीव करने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये भी आपकी बुक में दे रखा है। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल वाले तरीके पे। सर्जिकल वाला जो तरीका है वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसको चुनने के, और जो हमारा नजरिया था कि हम जब कॉन्ट्रासेप्टिव चुनते हैं, तो ये बात आपसे रह गई थी, कॉन्ट्रासेप्टिव चुनने का नजरिया ये होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि यूजर पे साइड इफेक्ट कम से कम हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई हार्मोनल डिवाइसेस जो है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस कह लीजिए या आप वो कह लीजिए हार्मोनल डिवाइस में, इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अलावा हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव, वो आप उसमें अवॉइड करेंगे उस लेडी में जिसमें हिस्ट्री है अपने ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की, या हाइपरटेंशन की, या लीवर की दिक्कत है, उसमें हम लोग अवॉइड करेंगे। इसी तरह से अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये जो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो यूजली कि उसको बॉडी को हार्म ना करे, प्लस इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल का मतलब है कि आज की मानिए वो चाहते हैं कि बच्चा ना हो, लेकिन 3 महीने बाद वो कपल अगर चाहता है बच्चा हो तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर दें प्रोसेस को, जो वाला मेजर ले रहे हैं, तो फिर वो कंसीव कर जाए। तो इरिवर्सिबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी सेक्सुअल डिजायर को कम ना करे और सेक्सुअल प्लेजर को कम ना करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हिंड्रेंस ना करे। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव में होने चाहिए। अब हम लोग आ रहे हैं टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल मेथड में जो वो वाला हमारा नजरिया है कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल ना हो। रिवर्सिबल होना चाहिए, शायद अभी मेरे मुंह से रिवर्सिबल निकला है, देख लीजिए क्या बोला। होना क्या चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। जब तक आप यूज कर रहे हो, जब हटा लो उसको मेजर को तो लेडी कंसीव कर जाए। अब अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सॉरी, आपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक को लाइगेट कर दिया, कट करके लाइगेट कर दिया। कल को उनको 3 साल बाद ये इच्छा हुई कि वी शुड हैव वन चाइल्ड मोर, तो भाई वो नहीं हो पाएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि ऑपरेट कर दें, आप वापस लाइगेट कर दें। ट्यूब कर रखी है, फैलोपियन ट्यूब को जो काट के लाइगेट कर दिया, वैसेक्टोमी कर रखी, वासा डिफरेंसा को काट दिया, तो उसको अगर हम लोग फिर से लाइगेट करने की सर्जिकल मेथड से तरीके अपनाएंगे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है कि वो रिस्टोरेशन हो जाए और हो जाए। तो टर्मिनल मेथड में, सर्जिकल मेथड में आप किस केस में जाएंगे? जब कपल बिल्कुल
श्योर शॉट है कि अब मेरे को बच्चा 100% नहीं चाहिए, तब हम लोग टर्मिनल मेथड पे जाएंगे, सर्जिकल मेथड पे जाएंगे, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी टर्म यूज इन केस ऑफ मेल, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वासा डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर रहे हैं। तो वासा डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया। अब आप याद कर लीजिए वो जो रूट था कि हमारा ये जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल से, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से क्या अराइज होगा, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से अराइज होगा वासा डिफरेंशिया। क्रीड मैंने आपको लिखाया था रटने का तरीका। तो सबसे पहले सेमनीफरस ट्यूब्यूल, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया को आपने कट करके लाइगेट कर दिया है तो स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे। स्पर्म्स इंसेमाइनेशन ही नहीं हो पाया तो फर्टिलाइजेशन होने का मतलब ही नहीं है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर आपने फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया है दोनों एंड को, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूबेक्टोमी, मेल के केस में बोल रहे हैं वैसेक्टोमी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को आपने कट करके लाइगेट कर दिया, आपने कर दी है सर्जरी। तो जब स्पर्म आएंगे नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर स्पर्म पहुंच गए, मानिए उसने ट्यूबेक्टोमी करा रखी है, तो वो एम्पुला इस्मस जंक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये हमारा टर्मिनल मेथड, सर्जिकल मेथड कहलाता है। उससे आपसे यही पूछा जाता है कि मेल के केस में इसके लिए क्या टर्म यूज होता है और फीमेल के केस के लिए क्या टर्म यूज होता है, और आप इसको कब सजेस्ट करेंगे, या ये रिवर्सिबल है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल मेथड है। बाद में ऑपरेट करके आप हो सकता है उसको जोड़ दे, दोनों को लाइगेट, जो हमने लाइगेट किया है आप उसको फिर से मतलब कट, उसको आप फिर से उसको वो दोनों ट्यूब के एंड को, लेकिन वो बनेगा नहीं बात, ठीक। तो ये हो गया हमारा आखिरी तरीका कॉन्ट्रासेप्टिव का। ओके जी। अब उसमें बोला है कि भाई कई आखिरी में आके अपने आखिरी वाले पैराग्राफ में बोल रहा है कि सर्टेन इसमें एब्डोमिनल पेन की दिक्कत हो सकती है, लेडी में एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, या मेंसेस जो सकते हैं उसके बीच में इरेगुलर मेंसेस हो जाए, लोअर एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो सर्टेन इसके साइड इफेक्ट भी देखने को कॉन्ट्रासेप्टिव मिल रहे हैं। ये बात वो बोल रहा है। वो देखा एब्डोमिनल पेन दे रखा है, कई एक दे रखे हैं, 2-4 दे रखे हैं, एब्डोमिनल पेन, लोअर पेल्विक इन्फ्लेमेशन, ये सब दे रखा है। ये सब हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, इससे साइड इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के हो सकते हैं। ये खत्म हुआ आपका कॉन्ट्रासेप्टिव। अगला टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए एमटीपी पे आते हैं।